गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष ऐप लाइव क्लासेस के अंदर स्वागत। सब लोग फटाफट जुड़े। उसके बाद आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ हमने कल छोड़ा था। तो कल कहाँ पे छोड़ा फटाफट से बता दीजिए बच्चों। उसके बाद आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। ल्यूकेमिया आपने पढ़ लिया था, हो गया था बच्चों ल्यूकेमिया। यस, तो कल जहाँ पे छोड़ा है वहां से अपन शुरू करेंगे आज के सेशन की। और उसके बाद पढ़ेंगे लिम्फोमा। लिम्फोमा के बाद में अपन नया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लिम्फोमा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे बच्चों जेनेटल ऑर्गन के कैंसर, जहाँ पे अपन ब्रेस्ट कैंसर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिम्फोमा और ब्रेस्ट कैंसर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों आज आपका? तो सब्जेक्ट तो आपका ऑन्कोलॉजी मेडिकल सर्जिकल की यूनिट चल रही है, ऑन्कोलॉजी चल रही है, MSN का पार्ट है ये। और यहाँ पे टॉपिक क्या है आज? ल्यूकेमिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो लिम्फोमा पढ़ेंगे। और लिम्फोमा के बाद में जेनेटल ऑर्गन के कैंसर शुरू करेंगे, उसमें आएगा आपका ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को। जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकेमिया आपने बोला था, तो उस मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा था कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेफिनेटिव मैनेजमेंट आपने लास्ट छोड़ा था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हालांकि इसको मल्टीपल माइलोमा के साथ पढ़ा जा सकता था, लेकिन अपन इसको यहीं देख लेते हैं, एक ही बार पढ़ेंगे, बाकी जगह नाम आ जाएगा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है ये? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए बोन मैरो आपको किसी से लेना पड़ता है। लेने के तरीके बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसफ्यूज टू स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन टू पेशेंट, ट्रांसप्लांटेशन टू one person to another, one person to another person. That is called bone marrow transfusion. That is called bone marrow transplantation. That is called bone marrow transplantation. बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आपको चाहिए डोनर। डोनर क्या चाहिए बच्चों? डोनर। या तो आप खुद हो सकते हो, कैसे? ओटो और एलो होता है बच्चों। क्या होता है? ओटो मतलब खुद का पहले का प्रिजर्व कर रखा हो सेल, और एक होता है एलो। एलो के अंदर होते हैं आपके ब्लड रिलेटिव, और इसके अलावा अदर पर्सन भी हो सकता है जो ब्लड रिलेटिव नहीं है। लेकिन बोन मैरो देता कौन है? ज्यादातर टाइम आपके रिलेटिव्स ही देते हैं, और प्रेफरेबल भी वही होता है। तो बोन मैरो अगर आपने जिंदगी में कभी पहले स्टोर कर रखा है तब तो बढ़िया है, और नहीं कर रखा है तो फिर या तो खुद का या दूसरे का होता है। दूसरे का ज्यादातर टाइम ब्लड रिलेटिव देते हैं। जिससे आपका ब्लड ग्रुप मैच करता हो उसी का बोन मैरो आप लेते हो। जिससे आपका ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर मैच करता है उसी से आप क्या लेते हो? बोन मैरो लेते हो। तो पहले आप इतना लिखिएगा, उसके बाद शुरू करते हैं। अगली कंडीशन है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेशन की साइट कल ही आपको बताई थी मैंने। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या स्टर्नम वाली हड्डी, वहां से हम एस्पिरेट करते हैं। एक पुल के अंदर हम सिर्फ 30 ml लाते हैं। टोटल 600 to 800 ml वॉल्यूम अपन लेते हैं। हम बोन मैरो को सेग्रीगेट करते हैं, स्टेम सेल को सेपरेट करते हैं, रिमेनिंग कंटेंट को वापस डोनर की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं।
इसके अलावा आपके ट्विंस, एलो के अंदर ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, सिनर्जिक डोनेशन बोला जाता है उसको, सिनर्जिक, ये होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस मोनोजाइगोट, आइडेंटिकल का मतलब होता है मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो दे सकते हैं, ब्लड रिलेटिव दे सकते हैं, और अदर पर्सन एंड ऑप्शन होता है। अगली कंडीशन है बच्चों, ये पहली स्लाइड है बच्चों, कितने स्लाइड कुछ नहीं हुए हैं। अगली कंडीशन बच्चों आपकी प्रोसीजर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर। पर एस्पिरेशन साइट, एस्पिरेशन साइट वैसे तो आपने लिख दी थी। एडल्ट से अगर आप ले रहे हो तो, चिल्ड्रन से लेते तो नहीं है प्रीफरेबली, लेकिन कभी किसी हालात में लेना पड़े तो इनकी साइट क्या है, यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन मोस्ट कॉमन है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, पीछे और ऊपर की तरफ इलियम आपकी इलेक स्पाइन, और ये ना मिले तो एंटीरियर सुपीरियर, सेम हड्डी के आगे और ऊपर। या फिर स्टर्नम, और यहाँ पे टीबिया, पोस्टीरियर टीबिया। सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप माना जाता है हार्वेस्टिंग। एस्पिरेट बोन मैरो फ्रॉम डोनर, एस्पिरेट बोन मैरो फ्रॉम डोनर बॉडी। वन पुल जो होता है या वन स्लॉट वो होता है 30 ml। एक पुल में 30 ml एस्पिरेट करना, एक साथ 700 ml नहीं खींच रहे हैं। टोटल कितना, 600 to 800 ml एस्पिरेट करते हैं अपन। 600 to 800 ml एस्पिरेट करेंगे, वन पुल में 30 ml खींच रहे हैं। बाय यूजिंग जाम सीडी नेडल, किसके द्वारा, बाय यूजिंग जाम सीडी निडल, जो कि कल आपको बताई थी। जाम सीडी निडल होती है 16 to 18 गॉज की, 14 to 16 गॉज की भी आती है, 16 to 18 गॉज की भी आती है। ये था हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में बात होती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के अंदर क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, क्योंकि आप एस्पिरेट करोगे तो सिर्फ स्टेम सेल थोड़ी आएगी, और भी कंटेंट साथ में एस्पिरेट होगा, तो फिर आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। स्टेम सेल अलग और दूसरा कंटेंट अलग करके वापस जो डोनर है उसकी बॉडी में रीट्रांसफ्यूज करेंगे, जो स्टेम सेल है उसको सेपरेट करके बैग में कलेक्ट करेंगे। ये था हार्वेस्टिंग। दूसरा है कंडीशनिंग। दूसरा स्टेप होता है बच्चों कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के अंदर क्या किया जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ स्टेम सेल एंड अदर, सेपरेशन बोलो या बोलो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ऑफ स्टेम सेल एंड अदर कंटेंट, अदर कंटेंट। उसके बाद क्या करते हो, रीट्रांसफ्यूज अदर ब्लड कंटेंट, अदर ब्लड कंटेंट बाय ब्लड कंटेंट टू डोनर बॉडी। डोनर की बॉडी के अंदर अदर कंटेंट को वापस रीट्रांसफ्यूज करें। इसके लिए जो मशीन होती है कंडीशनिंग की, वो मशीन का नाम है एफेरेसिस मशीन या प्लाज्मा फेरेसिस मशीन।
तो हम बोलते हैं ये जो मशीन यूज होती है ये सब करने के लिए कि सेग्रीगेशन कैसे करोगे, तो मशीन का नाम होता है एफेरेसिस मशीन, एफेरेसिस, या हम बोलते हैं बोन मैरो सेपरेशन या प्लाज्मा फेरेसिस मशीन। प्लाज्मा फेरेसिस और एफेरेसिस मशीन के नाम से जाना जाता है। तो बोन मैरो को सेग्रीगेट करने के लिए मशीन यूज आती है। इस मशीन की अपन पिक्चर भी देखेंगे, पहले आप ये लिख दो। न्यू टॉपिक नहीं है, एक तो तुम लेट आते हो और बाद में एक डिस्टरबेंस करते रहते हो। ल्यूकेमिया का ट्रांसप्लांटेशन आपने पढ़ा था कल, ल्यूकेमिया का लास्ट पॉइंट कहां छोड़ा था हमने? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन छोड़ा था, उसी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को पढ़ रहे हो आप। पहले लेट आते हो, फिर ये चीजों का आप डिस्टरबेंस करते हो। खुद ही बैठ जाकर के क्लास क्यों नहीं देख सकते हो? सेम के सेम कमेंट लिख रहे हो बार का बार। इस मशीन की अगर अपन पिक्चर देखें प्लाज्मा फेरेसिस की, बोन मैरो सेपरेशन मशीन, बोन मैरो सेपरेशन मशीन ये आती है सेल सेपरेशन करने वाली, स्टेम सेल को। एफेरेसिस मशीन बोलते हैं, एफेरेसिस प्रोसेस। एक कैनुला से निकला जा रहा है, दूसरे से वापस रीट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, स्टेम सेल का कलेक्शन करने के लिए। एफेरेसिस मशीन, इससे सेग्रीगेशन होता है। इस मशीन की खुद की पिक्चर ऐसी है। सेल सेपरेटेड ऑटोमेटेड मशीन भी ऐसी दिखती है। तो ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग तरीके की आ सकती है। अल्ट्रासोनिक स्टेम सेल सेपरेशन सेल, ये ऐसी मशीन। तो ऐसी मशीनें कभी ज़िंदगी में देखने को मिले तो ध्यान रखना, ये बोन मैरो स्टेम सेल आइसोलेशन करने की मशीन है। ये पुराने ज़माने में यूज़ की जाने वाली मशीन है। तो ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग टाइप की आ सकती है, लेकिन ये स्टेम सेल को सेपरेट करने के तरीके होते हैं। सीधा ही ब्लड लिया और लगा दिया तो वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। बोन मैरो आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई सर्जरी नहीं करनी है, लार्ज वेन से देना होता है। इस मशीन से आपने सेपरेट कर दिया, कंडीशनिंग कर दी। कंडीशनिंग करने के बाद अगला प्रोसीजर आपका आता है थर्ड कंडीशनिंग होती है ट्रांसप्लांटेशन। अब आप क्या कर रहे हो? ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि रिसीवर की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। जिसको आप बोन मैरो दे रहे थे इसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं? स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन, स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन टू रिसीवर बॉडी। रिसीवर बॉडी by using large vein, by using large vein through central line, large vein through central line। central line जुगलर वेन के अंदर सबक्लेवियन या फीमोरल लगती है, तो ज़्यादातर टाइम जुगलर आईजेवी डाला जाता है। आईजेवी का मतलब इंटरनल जुगलर वेन, या डालते हो सबक्लेवियन। इनके अंदर सेंट्रल लाइन का इंसर्जन करते हो और ट्रांसफ्यूज करते हैं अपन स्टेम सेल को।
इसको ट्रांसफ्यूज करते वक्त इसकी ड्यूरेशन का आपको ध्यान रखना है, कितना ट्रांसफ्यूज स्टेम सेल विद इन 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर आप 600 to 800 ml वॉल्यूम को ट्रांसफ्यूज कर दोगे रिसीवर की बॉडी में। ओके, साइकेट्री की क्लास अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद होता है एन ग्राफ्टिंग प्रोसेस। एन ग्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ मॉनिटर करना, एन ग्राफ्ट बॉडी अपने आप करती है। अगला आपका है बच्चों 4th पॉइंट, वो है एन ग्राफ्टिंग प्रोसेस, एन ग्राफ्टिंग टाइप। टाइम पीरियड बिटवीन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन टू अटैचमेंट ऑफ बोन मैरो इन रिसीवर बॉडी। तो ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन, स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन एंड attach to receiver site, attach to receiver site, that is called engrafting। और ये ड्यूरेशन कितनी होती है कि आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज होने के बाद स्टेम सेल को सेटल होने में सामने वाले की बॉडी में 3 to 6 वीक भी लग सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली 2 to 5 वीक का समय लगता है। 2 to 5 वीक मोस्ट कॉमनली इतना समय ही लगता है, 3 to 6 वीक लग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्या किया था, सेंट्रल लाइन से बोन मैरो को जो आपने कलेक्ट किया था वो आपने उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया 1 घंटे के अंदर। अब क्या है, अब उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में ये स्टेम सेल घूमेगी, उसके बाद जहां जहां बोन मैरो के अटैच होने की साइट है, जो आपकी लॉन्ग बोन है उसके अंदर अटैच होता है, वहां जाकर के अटैच होने के समय में आपकी सारी ब्लड सेल गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आपने क्या रखा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। जब भी आप कोई ट्रांसप्लांट करते हो, यहाँ पे किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की रिक्वायर नहीं है, सिर्फ सेंट्रल लाइन से आप ट्रांसफ्यूज करते हो। जैसे रीनल ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन से होता है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन से होता है, वैसे बोन मैरो के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता है, सिर्फ लार्ज वेन के द्वारा आप ट्रांसफ्यूज करते हो। अब ये सर्कुलेशन में घूम के अपने आप जाकर के अटैच होता है, या तो अटैच हो जाएगा या आपको रिजेक्ट कर देगा। 2 चीज होती है, तो या तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाते हैं और या अटैच हो जाते हैं, 2 ही चीज होती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो है अटैचमेंट वाला समय लगभग 1 महीने का समय है। तो 2 हफ्ते से 5 हफ्ते तक का समय एटलीस्ट इसको लगता है अटैच होने में। उस दौरान मरीज को आपको एकदम कांच के डब्बे में रख के वैसा स्टेराइल तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मरीज अब सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इसकी ब्लड सेल पूरी सप्रेस हो चुकी है। जैसे ही बोन मैरो ग्राफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद वापस आपकी सीबीसी के अंदर आपको ब्लड सेल बढ़ती हुई दिखेगी, और अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो और ज्यादा गिरती जाएगी। तो यहाँ पे एन ग्राफ्टिंग टाइम इसको हम बोलते हैं। जो टाइम लगता है अटैचमेंट वाला, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एन ग्राफ्टिंग टाइम। अगला होता है
पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दो चीज हो सकती है, या तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन या होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिएक्शन। एक्सेप्ट हो गया तो बढ़िया है, यहां तक सफल हो गए अपन, इसको लिख लीजिए हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला होता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगला आपका पॉइंट है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या तो होती है होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, क्या होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। अब क्या है, जहां होस्ट आगे है वहां आपकी बॉडी तो होस्ट है और ग्राफ्ट वो है जो आपने दूसरे से बोन मैरो लिया है। कोई बात नहीं बच्चे, आप लेट नहीं आए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था आप क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो आप आराम से पढ़ाई करें। तो यहाँ पे होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, जब ऐसे हालात हो कि आपकी बॉडी जो होती है वो इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इस बोन मैरो जो स्टेम सेल आई इसको रिजेक्ट कर रही है, ऐसी कंडीशन में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की डोज बढ़ा करके अपनी बॉडी को सप्रेस कर दो। किसको? आपकी बॉडी अगर जो है वो फाइट कर रही है स्टेम सेल से, तो आपकी बॉडी को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की डोज इंक्रीज कर दो। क्या कर दो? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग डोज इंक्रीज। और ये सवाल आता है ड्रग डोज इंक्रीज, जब आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है तो आपकी बॉडी को सप्रेस करो। अगली कंडीशन है ग्राफ्ट आपकी बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है, ग्राफ्ट खुद भी नहीं लगना चाहता और आप अपनी बॉडी को भी दबा दो तो आदमी खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की डोज को क्या करो? घटा दो, ताकि आपकी बॉडी की जो जैसी तैसी इम्यूनिटी है कम से कम वो तो फाइट करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है बच्चों? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग जो है उसकी डोज घटा दो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डोज, ड्रग डोज डिक्रीज, ड्रग डोज डिक्रीज। तो आपको क्या करना है, सवाल सॉल्व करने के लिए इस बात पे फोकस करना है। होस्ट मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हो या ग्राफ्ट आपको रिजेक्ट कर रहा है। जब ग्राफ्ट आपकी बॉडी में लगना नहीं चाह रहा तो आपकी इम्यूनिटी को क्या करना है? बढ़ा के रखना है। और बढ़ा के रखना है तो इम्यूनिटी को कंप्रेस करने वाली ड्रग को क्या करो? कम। और जहां आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है आने वाली बात को, इनके आने वाले आदमी स्टेम सेल को, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी को सप्रेस करो ताकि वो अटैच हो पाए। ये होता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके अलावा इस मरीज को तो ग्लास में कांच को रखते हो वैसे संभाल के रखना पड़ेगा, रिवर्स आइसोलेशन मेंटेन करने का। तो नर्सिंग केयर यहाँ पे क्या होती है बच्चों? ऑलवेज मेंटेन रिवर्स आइसोलेशन। कैंसर वाले मरीजों में यही वाला आइसोलेशन चलेगा भैया। रिवर्स आइसोलेशन क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि ये मरीज इन्फेक्शन की रिस्क पे है, अभी इसकी बॉडी काम नहीं कर रही है। इसके अलावा ऑलवेज मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, ऑलवेज मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, गिव ऑल प्री मेडिकेशन एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब, गिव ऑल प्री मेडिकेशन एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड।
ये लिख दिया हो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन है, और क्या करोगे, ऑलवेज मेंटेन स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ऑलवेज मेंटेन पेशेंट हाइजीन, ट्राई टू लेस इन्वेजिव लाइन, पेशेंट स्टेबल है तो इन्वेजिव लाइन इन्फेक्शन के सोर्स होती है इसलिए कम रखे, इन्वेजिव लाइन कम रखे, और क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, क्लोज मॉनिटरिंग CBC। और इसके अलावा KFT, LFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अलावा APTT, PTINR, ये रेंज को क्लोज मॉनिटर करना है आपको। PTINR डी रेंज हो सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से। CBC के अंदर आपको ब्लड सेल की वॉल्यूम दिख जाएगी कि अगर आपका बोन मैरो बॉडी एक्सेप्ट करी है रिजेक्ट करी है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको रिजेक्शन साइन मॉनिटर करने पड़ेंगे। कैसे, WBC आपकी पहले एक बार पूरी गिरेगी तो गिरने दो, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार गिरती गई वापस रेज नहीं हो रही है, इसका मतलब मरीज के बोन मैरो ने एक्सेप्ट नहीं किया है। RBC आपकी गिरती गई, एक बार गिर गई ट्रांसफ्यूजन के बाद कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ 2 हफ्ते के बाद में वापस इंक्रीजिंग टाइम नहीं आता है, यानी कि ब्लड सेल की वापस इंक्रीजिंग नहीं दिख रहा है आपको CBC के अंदर, इसका मतलब ये मरीज जो है ये रिजेक्शन के अंदर जा रहा है। और अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो 2 हफ्ते बाद में आपकी ब्लड सेल इंक्रीज होती हुई दिखती है और मरीज सिम्टोमेटिक इंप्रूव होता हुआ दिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अभी आपकी बॉडी में एक्सेप्टेशन आ रही है। और अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएगी, और एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ब्लड सेल लगातार और गिरती जाएगी, 100-200 तक आ जाएगा WBC काउंट। और जब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा गिरने लग जाए और आपको लगा रिजेक्शन होने लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको RDP, SDP, FFP, क्रायो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तैयार रखनी पड़ेगी। किसी भी सेल का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है रिजेक्शन के समय। रिजेक्शन हो तो आपको बाहर से ट्रांसफ्यूजन करने हैं मरीज को, RBC, WBC, प्लेटलेट सारी ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी। इसके अलावा मॉनिटर साइन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस। इम्प्रूव होता लगे मामला तो एक्सेप्टेंस आ रही है, और गिरता हुआ देखे मामला तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, सिर्फ ये बात है। ये तो था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और ल्यूकेमिया का डेफिनेटिव मैनेजमेंट। अब मल्टीपल माइलोमा और प्लास्टिक एनीमिया, इन सब का भी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेकिन उनका हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। अगली कंडीशन अपन जो शुरू कर रहे हैं बच्चों, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, लिम्फोमा हेडिंग लगाएंगे आप। व्हाट इज लिम्फोमा? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ लिम्फोमा।
ल्यूकेमिया के बाद अगला डिसऑर्डर है लिम्फोमा। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ लिम्फ नोड। इट इज ए disorder of lymph node cancer. It may have in which affect lymphoid tissue, lymphatic system का कैंसर है ये lymphoid tissue. It may have two type. It may have two type. कौन कौन से? हॉडकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉडकिंस। बर्केट लिम्फोमा जो होता है नॉन हॉडकिंस का ही सब टाइप होता है। तो मेजर दो टाइप होता है, एक होता है हॉडकिंस लिम्फोमा, दूसरा होता है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा इतना टिपो। उसके बाद शुरू करते हैं अगला। अगली कंडीशन है हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में फर्क क्या है। ये एग्जाम में यही सवाल आता है। हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, डिफरेंस बिटवीन हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। डिफरेंस बिटवीन हॉडकिंस एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। एक तरफ लिखो बच्चों हॉडकिंस लिम्फोमा, दूसरी तरफ नॉन हॉडकिंस। इधर लिखो हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस, दूसरी तरफ लिखो नॉन हॉडकिंस। यहां पे देखो हॉडकिंस लिम्फोमा जो होता है मोस्टली अफेक्ट lymphoid tissue, mostly affect lymphoid tissue, lymphoid tissue। इधर mostly affect mucus associate lymphoid tissue, यानी कि इसको हम बोलते हैं म्यूकस एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू, MALT। यहाँ पे क्या होता है मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन या यंग एज कह सकते हो। चिल्ड्रन बोलो या आप कह सकते हो मोस्ट कॉमन इन यंग एज और मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, मोस्ट कॉमन इन अडल्ट
इसकी मोस्ट कॉमन साइट, आप बोलोगे इसकी मोस्ट कॉमन साइट है सुप्राक्लेविकल नोड। कैसा है? सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड। सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड से इसका ओरिजिन होता है और इसकी मोस्ट कॉमन साइट मल्टीपल ऑर्गन है, मेसेंट्रिक प्लेक्सस। क्या होता है? मेसेंट्रिक प्लेक्स, या हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑर्गन। कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन से ओरिजिनेट होता है, कोई मोस्ट कॉमन कुछ नहीं है। दूसरा है, ये जो होता है कैसा होता है? गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका। गुड प्रोग्नोसिस का मतलब ये रिकवरेबल है, जबकि ये कैसा है? पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक होने की संभावना कम है, पुअर प्रोग्नोसिस है। मेसेंट्रिक प्लेक्स का मतलब है मल्टीपल ऑर्गन, नीचे लिखा है। ज्यादातर ये सिस्टम से ओरिजिन होता है। मेसेंट्रिक प्लेक्सस आपका स्टमक का बेड को बोला जाता है, लेकिन ये हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन से, कोई फिक्स साइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको आपने लिख दिया हो तो। इधर वाला आपको दोबारा नहीं लिखना है, नॉन ऑडकिंस। आप उसी टेबल को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, नॉन ऑडकिन जो है स्प्रेड होता है, स्प्रेड स्टेप बाय स्टेप फैलता है, जबकि ये स्प्रेड रैंडमली, स्प्रेड रैंडमली। जहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, ये नाम आपने एग्जाम में बहुत बार सुना होगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल। कैसे सेल? रीड स्टर्नबर्ग सेल, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है एप्स्टीन बार वायरस। कौन होता है बच्चों? एप्स्टीन बार वायरस। ये वायरस जाकर के अडेयर होता है, अडेयर मतलब चिपकना, अडेयर विथ lymphoid tissue and formed उलूज आई अपीयरेंस, और उसी को हम बोलते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल, उलून आई अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड रीड स्टर्नबर्ग सेल। और इधर नो फॉर्मेशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग, नो फॉर्मेशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज।
अब इस सेल का पैटर्न देखो कि रीड स्टर्नबर्ग सेल या उलूजाई क्या होता है। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल देखो, रीड स्टर्नबर्ग सेल, इसमें आपको उल्लू की आंखें दिखेगी, क्लस्टर। ये जो है इसकी पिक्चर भी आती है कई बार। ये है आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल और उल्लूजाई। उल्लूजाई ये है। ये पहले नॉर्मली सेल सारी ऐसी 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 रहती है, लेकिन जैसे ही हॉडकिंस लिम्फोमा होता है तो ये एक पिक्चर क्रिएट होता है उल्लू जैसा, और ये इसकी 2 बड़ी आई दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बढ़ गई है। जैसे हमने बोला कि कोई भी कैंसर लिम्फ नोड का हो तो लिम्फ एडिनोपैथी होता है, तो ये उलूज आई अपीयरेंस आपको ऐसा दिखता है रीड स्टर्नबर्ग सेल का। तो ये आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल दिखता है। अब क्या होता है कि इस लिम्फोमा की स्टेजिंग करने के लिए एक अर्बन स्टेजिंग चलती है। क्या चलती है बच्चों? अर्बन स्टेजिंग यूज फॉर लिम्फोमा। कौन सी स्टेजिंग होती है? अर्बन स्टेजिंग फॉर लिम्फोमा। स्टेजिंग फॉर लिम्फोमा, अर्बन स्टेजिंग ऑफ लिम्फोमा। तो अर्बन स्टेजिंग ऑफ लिम्फोमा में आप देखिएगा कि मैं स्टेज के लिए जो पिक्चर बनाऊं वैसे पिक्चर आपको भी बनाने, ताकि आपको याद हो जाए। यह है आपका स्टेज 1। अब आप सोचोगे ये तो सारे एक जैसे आदमी दिख रहे हैं, लेकिन अभी समझाएगा कि क्या है ये, और इसका सवाल आता है बच्चों। और ये आपकी स्टेज 4।
बेचारा स्टेज 1 वाले का हेड छोटा है, हाथ वात इसके है नहीं। अब अर्बन स्टेजिंग कैसे करनी है? स्टेज 1 के अंदर ओनली वन लिम्फ नोड, ओनली वन लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, वन लिम्फ नोड। यहां पे दो और दो से ज्यादा, टू लिम्फ नोड बट सेम साइड, टू लिम्फ नोड बट सेम साइड, बॉडी में सेम साइड है। बट सेम साइड। अगला आप देखोगे लिम्फ नोड तो ज्यादा हुए लेकिन बाइलेटरल है। इधर मान लो आपका डायफ्राम है तो इसके इधर भी है, इधर भी है, बाइलेटरल लिम्फ नोड है, बॉडी में दोनों तरफ हो गया। तो इसके अंदर क्या है, लिम्फ नोड कैसे हो गए? तो हमने बोला बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट, बाइलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड इन्वॉल्व। इधर है वॉल बॉडी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, कहीं पे भी लिम्फ नोड, पूरी बॉडी में सब कुछ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो हम बोलते हैं यहां पे क्या होता है, वॉल बॉडी लिम्फ नोड इन्वॉल्व। वॉल बॉडी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। बहुत बढ़िया। अगर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है ये बोरिंग सब्जेक्ट तो अच्छी बात है बच्चे, और आपको समझ में आए उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। ये अर्बन स्टेजिंग आपको बना लेना है। पहले के अंदर क्या है, सिर्फ एक लिम्फ नोड है पूरी बॉडी में, दूसरी में दो लिम्फ नोड या तीन हो गए भले ही, लेकिन वो रहेंगे सेम साइड, अगर इधर है तो इधर ही रहेंगे। फिर है तीसरी के अंदर क्या होता है, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड 3-4 जो भी हो, लेकिन इधर भी है बॉडी में, इधर भी एक्जिला में दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इस डायफ्राम के आसपास दिख रहा है। ये कौन सी है, ये आपकी थर्ड स्टेज। और 4 के अंदर हमारी बॉडी में कहीं पे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसको अर्बन स्टेजिंग ऑफ लिम्फोमा बोलते हैं। अगला हेडिंग लगाओ, रिस्क फैक्टर ऑफ लिम्फोमा। पहले ये सारे उल्लू बना तो लें, हाँ बना लो, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, बनाओ। ये उल्लू नहीं है, ये तो इंसान है। उल्लू जाई अपीयरेंस रीड स्टेनबर्ग सेल में था जो आपने देखा पीछे। अगला आपका एडिंग है रिस्क फैक्टर बच्चों। सेकंड स्टेज में 2 लिम्फ नोड होते हैं बट सेम साइड होते हैं, और 2 से 3 भी हो जाए लेकिन अगर सेम साइड है तब तक हम क्या बोलते हैं, वो आपका स्टेज 2 ही है। बाइलेटरल बॉडी में इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज 3, और पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, लेग के लिम्फ नोड भी अफेक्ट है, पेट के भी है, नेक के भी है, तो फिर ये क्या कहलाता है बच्चों, तो आपको जवाब देना है ये कहलाता है स्टेज 4। अगला है रिस्क फैक्टर।
रिस्क फैक्टर में कई बार ऐसे मरीज के अंदर वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस हॉडकिंस लिम्फोमा का कारण बनता ही है। रिस्क फैक्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, फैमिली हिस्ट्री, जीन म्यूटेशन, कंजेनिटल एनोमली, जीन म्यूटेशन की वजह से एनोमली देखने को मिलता है। इसके अलावा रेडिएशन कीमो एक्सपोजर हुआ हो, किसी और कैंसर के लिए रेडिएशन और कीमो एक्सपोजर, हुआ हो। इसके अलावा क्रोनिक इरिटेंट यूज कर रहे हो आप, अगर एडल्ट हो तो क्रोनिक इरिटेंट यूज कर रहे हो, और क्रोनिक इरिटेंट में आते हैं हमारे अल्कोहल जी, स्मोकिंग, टॉबैको, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ज्यादातर यही कारण बनते हैं। सिम्टम जो आपने ल्यूकेमिया के अंदर देखे बच्चों, ऑलमोस्ट वही सारे के सारे सिम्टम है बच्चों। ये हो गए कुछ रिस्क फैक्टर, ये तो कॉमन बातें हैं। अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो आपने ब्लड कैंसर के अंदर, ल्यूकेमिया के अंदर जो आपने देखा, लेकिन इसका साइन होता है खास, वो है लिम्फ एडिनोपैथी, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। इनकी पिक्चर भी अपन देखेंगे लिम्फोमा के। इसको हम बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड की साइज बढ़ती हुई दिखती है आपको। इसके अलावा मरीज फटीग, ड्राउजी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वेट लॉस, कैकेक्सिया वाला हिस्ट्री, फीवर के साथ, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन की वजह से गया वेट, इंडाइजेशन, लिम्फेटिक ट्रैक गड़बड़ होने की वजह से इंक्रीज चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, सारे ऑर्गन के लिम्फ नोड अफेक्ट होने की वजह से सारे ऑर्गन की साइज, हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, ऐसे हालात सेकेंडरी इन्फेक्शन में, यूटीआई, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ऐसे कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रॉट, शोर थ्रॉट,
ऐसे सारे सिम्टम। अगला है लिम्फ नोड की साइज, अलग अलग ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन की जगह बढ़ने की वजह से सारे ऑर्गन की साइज इंक्रीज हो जाएगी। हिपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली, क्योंकि आपका लिम्फेटिक ट्रैक अपसेंट कहाँ कहाँ होता है बच्चों, बॉन में लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता है, और आपका दूसरा कहाँ नहीं होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो आपको पता है कि ब्रेन में नहीं होता है। इसके अलावा हर जगह इसका मतलब पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी, मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जैसे ल्यूकेमिया में सिम्टम आपको देखने को मिले वैसे के वैसे। ये लिख लो, अगले पेज पे बाकी वाले लिखते हैं। ऑन्कोलॉजी कब तक खत्म होगी? तो अब ऑन्कोलॉजी में जो आपके सवाल, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये लास्ट है आपका लिम्फोमा। बॉन एंड जॉइंट का एक डिसऑर्डर है सिर्फ, मल्टीपल माइलोमा। इसके अलावा फिर आपकी कंडीशन रहेगी वो क्या है बच्चों, वो कंडीशन रहेगी आपकी जेनेटल ऑर्गन के कैंसर, स्किन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। बस इतनी सी बची है, अगली 5-6 क्लास के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगले सिम्टम, अगले सिम्टम आपके आएंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट। इसके अलावा ऑर्गन साइज, लिम्फ नोड की साइज बढ़ने की वजह से हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली, हेपेटोमेगली। और क्या सिम्टम आएंगे लिम्फोमा के अंदर, बॉडी एक, मसल्स एक, माइलेज, आर्थलेजिया, 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 एनीमिया, ब्लीडिंग टेंडेंसी, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग टेंडेंसी, इन्फेक्शन तो आपने लिख ही दिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना। तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगला है डायग्नोस कैसे करोगे इसको, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑन्कोलॉजी कभी समझ नहीं आती थी, आपसे पढ़ने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। तो ऑन्कोलॉजी के सवाल आने वाले दिनों में, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में जो डिवाइस आपको फोटो दिखाए थे वो सारे, इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन के जो डिवाइस दिखाए थे वो, और रेडिएशन की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आने वाले दिनों में डिजीज पोर्शन के भी सवाल बनेंगे। ये लिम्फोमा एम्फोमा की फोटो आती रहती है बच्चों। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई और पैट स्कैन। पैट स्कैन जनरल बॉडी के लिए होती है, बाकी सीटी एमआरआई जो होती है प्रेफरेबल है। और एक सवाल ऐसा भी बना हुआ है कि पेनक्रियाज कैंसर के अंदर प्रेफरेबल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, जवाब देना है सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, एमआरआई और पैट स्कैन। इसके अलावा किया जाता है लिम्फ एंजियोग्राफ। लिम्फ एंजियोग्राफ होता है कि लिम्फ नोड लिम्फेटिक ट्रैक के अंदर डाइजेक्ट की जाती है, और कौन सा लिम्फ नोड अफेक्ट हुआ है उसका विजुअलाइजेशन करने के लिए किया जाता है लिम्फ एंजियोग्राफ। जैसे एंजियोग्राफी होती है वैसे लिम्फ एंजियोग्राफी होती है।
अगली कंडीशन बच्चों, लिम्फ एंजियोग्राफी, विजुअलाइजेशन ऑफ लिम्फेटिक ट्रैक्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ लिम्फेटिक ट्रैक्ट, इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट के अंदर आता है सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ये वाली जांचें। कैंसर के अंदर सबसे खास बात है कि कुछ टेस्ट में खास अलग नहीं होते, और कंफर्मेटिव है लिम्फ नोड बायोप्सी, कंफर्मेटिव है लिम्फ नोड बायोप्सी। मैनेजमेंट के अंदर लिम्फोमा जो आपका हॉडकिंस होता है उसके अंदर रेडिएशन इफेक्टिव होता है, और इसके अलावा सर्जरी होती है लिम्फेक्टमी, जो आपको लिम्फ नोड दिख रहे हैं उसको निकाल दो, और कीमोथेरेपी के अंदर स्पेसिफाइड ड्रग है एबीवीडी ड्रग, एड्रियामाइसिन होता है, ब्लियोमाइसिन होता है, विनक्रिस्टिन होता है, और डिकार्जाबिन ड्रग, ऐसी कुछ ड्रग कैटेगरी ग्रुप होता है जो लिम्फोमा के अंदर यूज होता है। मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन यूज होता है। मैनेजमेंट, रेडिएशन इफेक्टिव इन हॉडकिंस लिम्फोमा, वैसे नॉन हॉडकिंस के अंदर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इफेक्टिव किस में है? इफेक्टिव हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर, क्योंकि नॉन हॉडकिंस मल्टीपल ऑर्गन के अंदर है, तो हॉडकिंस के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा है कि अगर आप सर्जरी कर रहे हो, एक दो लिम्फ नोड आपको दिख रहे हैं, तो लिम्फेक्टमी करके निकाल दो। और अगर आप कीमोथेरेपी यूज कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ ड्रग यूज की जाती है। एबीवीडी ड्रग, एबीवीडी, एड्रियामाइसिन, एंटीबायोटिक एंटी ट्यूमर ड्रग है एड्रियामाइसिन। एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनक्रिस्टिन, डिकार्जाबिन। ये ग्रुप यूज किया जाता है लिम्फोमा के अंदर। और इसी के साथ आपका लिम्फोमा कंप्लीट हुआ। अब इन दोनों की पिक्चर अपन देख लेते हैं, हॉडकिंस नॉन हॉडकिंस। वैसे नॉन हॉडकिंस की पिक्चर होती नहीं है, हॉडकिंस लिम्फोमा की पिक्चर आपको दिख जाएगी, सुप्राक्लेविकल नोड। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जेनेटल ऑर्गन के कैंसर को शुरू करते हैं। या बच्चों मल्टीपल माइलोमा को पढ़ते हैं, आप बताओ वो पढ़ेंगे। मल्टीपल माइलोमा लगे हाथ हो जाएगा क्योंकि बोन एंड जॉइंट का कैंसर है। और ऑलमोस्ट आपको लिम्फोमा ल्यूकेमिया की मैचिंग वाले सिम्टम और रिस्क फैक्टर देखेंगे आपको।
मल्टीपल माइलोमा पढ़ा दे। मल्टीपल माइलोमा को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मल्टीपल माइलोमा। मैक्सिमम बच्चे के कह रहे हैं मल्टीपल माइलोमा पहले पढ़ा दो। 12 PM पे क्लास है हमारी। आपकी क्लास 12 PM पे है तो 12 PM तक ही है मेरी क्लास, उसके आगे नहीं। अभी 11:30 हुई है, आधा घंटा पड़ा है। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा जो होता है ये आपके एग्जैक्टली बोन मैरो को अफेक्ट करने वाली कंडीशन यही है। आपकी जो बोन होती है उस बोन के अंदर पाई जाने वाली बोन मैरो और आपकी एंटीबॉडी और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, ये सारी चीजों के ऊपर अटैक मल्टीपल माइलोमा ही करता है। भूख लगी है तो बच्चों कहीं जाना थोड़ी है, बैठे बैठे खाना ही है घर पे। एक तरफ क्लास चलेगी, एक तरफ खाना खाओ, एक तरफ नोट्स बनाओ, 15 मिनट रेस्ट दे दीजिए। रेस्ट ये जो घर पे बैठा पढ़ाई कर रहा है वो ऑफलाइन बच्चा जो नहीं आता है उसके लिए रेस्ट की कोई कमी नहीं है। आपका जो बोन होता है, जैसे बच्चों ये आपका ये एक हड्डी है, इस हड्डी के अंदर आपका बोन मैरो होता है। कैसा? रेड और येलो बोन मैरो होता है। तो इस बोन मल्टीपल माइलोमा के अंदर इस बोन के एंड से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। इसके अंदर के कंटेंट को धीरे 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 मल्टीपल माइलोमा खत्म करता है। और जब बोन मैरो खत्म हो जाता है अंदर, तो फिर प्रॉब्लम वही होगी जो ल्यूकेमिया के अंदर सिर्फ WBC के साथ में थी, लिम्फोमा के अंदर लिम्फ नोड के साथ में थी, और यहाँ पे तो ऑल बोन मैरो अफेक्ट हो चुका है। तो आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल माइलोमा वाली स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, ये प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी का बोन मैरो, एंटीबॉडी और माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो ये अफेक्ट होती है। ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा।
तो इस मल्टीपल माइलोमा के अंदर इसकी डेफिनेशन आप लिखो। मल्टीपल माइलोमा की डेफिनेशन आपको लिखनी है। मल्टीपल माइलोमा की डेफिनेशन है, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ, या आप कह सकते हो मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो, माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो, in which affect bone marrow antibody immune system एंटीबॉडी, आपकी बॉडी की एंटीबॉडी सारी, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम, ये सारी चीजें अफेक्ट होती है। बोन मैरो, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन और इम्यून सिस्टम, और डिस्ट्रक्शन होता है बोन सेल का। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रोसेस ये होती है कि ओस्टियोक्लास्ट की प्रोसेसर बढ़ जाता है। एक टर्म होता है ओस्टियोक्लास्ट एंड इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट प्रोसेसर। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब बोन खोखली होती है, लॉन्ग बोन के अंदर ये सारी चीजें हैं, बोन मैरो है। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब है बोन डिस्ट्रक्शन सेल, बोन डिस्ट्रक्शन सेल। तो बोन का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के बीच में इम्बैलेंस आकर के जो ओस्टियोपोरोसिस के अंदर हालात होते हैं वैसे बोन के हालात यहाँ होने लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ओस्टियोक्लास्ट की जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, बोन डिस्ट्रक्शन सेल ज्यादा होने लगती है। बच्चों ज्यादा थकान हो रही है ना बच्चों, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, इसलिए तुम जाकर के क्या करो, चाय कॉफी जो भी पीते हो पी करके वापस क्लास में बैठ जाओ। पंद्रह मिनट रेस्ट चाहिए, सुबह से क्लास चल रही है। कोई कह रहा है 7 बजे से क्लास थी, कोई कह रहा है 6 बजे। इसका मतलब आपको पता ही नहीं क्लास कब से कब तक होती। कितनी क्लासें होती है बच्चों एक दिन में? तो यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म है ओस्टियोक्लास्ट और दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट टर्म क्या कहता है, न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल, न्यू बॉर्न फॉर्मिंग सेल। और ये क्या है, बॉर्न डिस्ट्रक्शन, बॉर्न सेल डिस्ट्रक्शन है। इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस आना कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस। और तो ओस्टियोपोरोसिस के अंदर कैसे बॉन डेंसिटी कम होती है बच्चों, कि उसमें न्यू बॉन फॉर्मिंग सेल तो होती है कम और बॉन का डिस्ट्रक्शन होता है ज्यादा। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे बॉन अंदर से क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रखा है, ओस्टियोब्लास्ट की प्रोसेस तो मल्टीपल माइलोमा हो गई कम और ये वाली प्रोसेस हो गई ज्यादा। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे बॉन
डिस्ट्रॉय होने लगती है, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? तो ये कंडीशन कहलाती है मल्टीपल माइलोमा। ये लिख दो, उसके बाद लिखो रिस्क फैक्टर ऑफ मल्टीपल माइलोमा। अगली कंडीशन है रिस्क फैक्टर ऑफ मल्टीपल माइलोमा। रिस्क फैक्टर ज्यादातर ये होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक हिस्ट्री, ओल्ड एज और डिजीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डिजीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है ओस्टियोपोरोसिस, बोन का खोखला होना, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, इसके अलावा मल्टीपल फ्रैक्चर हिस्ट्री, मल्टीपल फ्रैक्चर हिस्ट्री, मल्टीपल फ्रैक्चर हिस्ट्री है या ऑस्टियोपोरोसिस, बोन खोखली हो गई, बोन डेंसिटी कम हो गई है। ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से। जो बच्चों के अंदर होता है वो तो होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और एडल्ट के अंदर विटामिन डी की कमी कहलाती है ऑस्टियोमलेशिया। हाँ बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ये ट्रिक भी बढ़िया है। जब आप लिखने का टाइम देते हो फटाफट लिख लेती हो और कुछ खा भी लेती हो, ये बढ़िया है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, इसके अलावा कीमो रेडिएशन एक्सपोजर, कीमो और रेडिएशन एक्सपोजर, क्रॉनिक इरिटेंट, क्रॉनिक इरिटेंट, एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये लॉन्ग टर्म कंजप्शन अगर आपके है तो धीरे धीरे, क्योंकि ये कार्सिनोजम फैक्टर होते हैं तो कैंसर करवाते हैं ये, तो किसी भी कैंसर के कारण ही बनते हैं ये। कोई 5 बजे से पढ़ रहा है, कोई 6 बजे से पढ़ रहा है। यूट्यूब पर भी क्लास लेते हो, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर आपके सामने हैं। अगली कंडीशन है मल्टीपल माइलोमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक रहता है मरीज, कैसा रहता है? इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक है, इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक रहता है। उसके बाद में इसको बॉर्न पेन स्टार्ट होता है। क्या होता है? बॉन डिस्ट्रॉय होने की वजह से बॉर्न पेन स्टार्ट होता है, और जो होता है वो क्या होने लगता है? बॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, तो बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया का मतलब है आदमी दिखने में अजीब हो जाएगा, कुबड़ा हो गया,
ऐसे। पाँव की हड्डी हो गई तो लंगड़ा हो गया, और हिप की हो गई तो लंगड़ा हो गया, यहाँ की हड्डी है तो ऐसे हो गया, ऐसा बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया, अब नॉर्मल अपीयरेंस हो जाता है। इसके अलावा इसको होता है आर्थलेजिया। आर्थलेजिया का मतलब है जॉइंट पेन होगा, इसको जॉइंट पेन होगा। सिम्टम आर्थराइटिस जैसे आएंगे इसको, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी जॉइंट में, मॉर्निंग टाइम स्टिफनेस देखने को मिलेगी, स्टिफनेस इन जॉइंट। इसके अलावा इसका लास्ट कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वेट लॉस हुआ है, एनोरेक्सिया रह रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है मरीज को, नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, या फिर डायरिया वायरिया की कंप्लेन करेगा। इसके अलावा फटीग, इस मरीज के अंदर फटीग होने लगेगी, ड्राउजीनेस, फटीग। इसके अलावा मरीज की इंक्रीज चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन सारे लॉस में जा रहे हैं, बोन मैरो सप्रेस हो रहा है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन लगने की संभावना मरीज के अंदर। मरीज फीवर, सॉर थ्रोट, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस और इसके अलावा यूटीआई, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया ऐसी कोई हिस्ट्री के साथ में आएगा, क्योंकि बोन मैरो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है बोन के अंदर, और जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इम्यूनोग्लोबिन भी गड़बड़ में चले गए हैं, एंटीबॉडी भी गड़बड़ में चली गई, इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ हो गया है और बोन मैरो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो पानसाइटोपेनिया। इसको टिपो फटाफट। डायग्नोसिस करने के लिए एक बीजेपी टेस्ट आता है। बोन का अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो बेंच जॉन्स प्रोटीन जो होता है वो यूरिन में और ब्लड में रिलीज होता है, तो उसका सैंपल यूरिन और ब्लड दोनों का लेकर के देखा जा सकता है। तो बेंच जॉनसन प्रोटीन जो है टेस्ट वो किया जा सकता है, जिससे आपको बोन के डिस्ट्रक्शन का पता चले, ओस्टियोक्लास्ट की प्रोसेस का। इसके अलावा बच्चों, इम्यूनिटी के जाने की वजह से मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पानसाइटोपेनिया है, पानसाइटोपेनिया होगा है, और मल्टीपल इन्फेक्शन होने की संभावना, मरीज के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन होने की संभावना, मल्टीपल माइलोमा के अंदर। ये कुछ सिम्टम आपके ओरिजिनेट होते हैं। ऑसियस लीजन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन सा टिप दिया बच्चों आज? कौन सा टिप दिया? इंट्राओसियस लीजन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बोन मैरो के अंदर। ओसियस लीजन अपीयर हो सकते हैं, मरीज के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ओसियस लीजन हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम आएंगे। अगला है डायग्नोसिस।
हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और इसके अलावा बीजेपी टेस्ट, बेंस जॉनसन्स प्रोटीन टेस्ट। बेंस जॉनसन प्रोटीन टेस्ट नॉर्मल रेंज इसकी होती है लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये बॉन का प्रोटीन है बच्चों। बॉन के अंदर से अगर आपकी बॉन अफेक्ट होती है तो उसकी वजह से ये प्रोटीन रिलीज हो जाता है। तो ये ऐसा हालात हो जाता है आदमी का, बीजेपी बेंस जॉनसन प्रोटीन निकलता है जो कि नॉर्मल 10 नैनोग्राम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप क्या करेंगे? रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो करना है ही, कहाँ तक कैंसर डेप्थ में है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन। इसके अलावा कंफर्मेटिव इसकी भी बोन मैरो की बायोप्सी करूं, बोन सेल की बायोप्सी। इसके अलावा बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट कर सकते हैं, क्या करो क्योंकि बॉन्ड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट, कंफर्मेटिव बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी माइलोइड सेल की। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एक स्पेसिफिक ड्रग आपको याद रखनी है इसके लिए, बॉन मल्टीपल माइलोमा के लिए, उसका नाम है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट बिसफॉस्फोनेट ड्रग। ये जो बिसफॉस्फोनेट ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है इसकी। ये करती क्या है? टू डिक्रीज ओस्टियोक्लास्ट प्रोसेस। ओस्टियोक्लास्ट प्रोसेस, ओस्टियोक्लास्ट जो हो रहा है, बोन का डिस्ट्रक्शन, उसको रोकने की दवाई है बिसफॉस्फोनेट। इस ड्रग का साइड इफेक्ट भी एक भयंकर है, उसका नाम है बच्चों ईसोफेजाइटिस करती है। अगर ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों आसपास की कंडीशन है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है मरीज को। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो बिसफॉस्फोनेट ड्रग है, इसको फुल ग्लास ऑफ वाटर देना है। मरीज को बोलना है कि हाथों हाथ ड्रग लेकर के सोना नहीं है। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, अपनी जो है अपनी पोजीशन को अपराइट रखना है एटलीस्ट 30 मिनट तक।
और पूरे ग्लास भर का पानी, ऐसे नहीं थोड़े से पानी के साथ ड्रग अटक ली, टैबलेट नहीं। आपको क्या करना है, टैबलेट फॉर्म में दी जाती है बिसफॉस्फोनेट को ज़्यादातर टाइम। इसका भयंकर साइड इफेक्ट है इसोफेजाइटिस। साइड इफेक्ट क्या है इसका, इसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस। इसलिए आप क्या करेंगे, एडवाइस, क्या एडवाइस करोगे, इंस्ट्रक्ट पेशेंट this drug intake with full glass of water, full glass of water after drug intake, maintain upright position, maintain upright position at least 30 मिनट। 30 मिनट पहले आपको, 30 मिनट तक आपको सोना नहीं, दवाई लेके हाथों हाथ। पानी ज़्यादा पीना है इस ड्रग के साथ में, लेकिन जो टैबलेट आप ले रहे हो वो भी एक पूरे ग्लास के साथ में लेना है। इसको टिपो आप। बिल्कुल 12 पर ही क्लास ख़त्म करोगे, बिल्कुल अभी ख़त्म कर ही रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट लिखते ही। इसके अलावा आप, रेडिएशन रेयर यूज होता है, बोन मैरो के ऊपर डायरेक्टली रेडिएशन नहीं लगता है, रेडिएशन रेयर। सर्जरी इफ सन इनिशियल पोर्शन ऑफ बोन अफेक्ट, सर्जरी इफ initial portion of bone are affect, bone are affect। इसके अलावा कीमोथेरेपी, ये तो रामबाण है। डेफिनेटिव बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।
एक बच्चा कह रहा है कि पूरा ही अंक को आज ख़त्म कर दो, तो पूरा ही अंक को आज ख़त्म करेंगे। पूरा ओंकोलॉजी आज ख़त्म कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी अभी आपकी। तो आप क्या करें, लगातार बहुत बेहद तरीके से और बेहतरीन तरीके से क्लासें ले रहे हैं और लेते रहें। तो आप सब लोग जो है इतनी हार्ड वर्क लगातार अगर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। रेडिएशन, सर्जरी, कीमो और डेफिनेटिव क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये तो था आपका मल्टीपल माइलोमा वाली कंडीशन। और इसके अलावा आपने पढ़ा लिम्फोमा। इसके अलावा जो है इसको अपन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आपको लिम्फोमा की पिक्चर मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद इस क्लास को अपन दे देते हैं विराम। लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी तो आपने पढ़ लिया है, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो जब भी ये पीडीएफ आप खोलोगे तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ा है हमने। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लिम्फोमा की पिक्चर आप देख लीजिएगा। ये हॉडकिंस है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा के बीच में अपन पिक्चर को डाल देते हैं। हॉडकिंस है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस हॉडकिंस वीएस नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। हॉडकिंस है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। ये इस तरीके से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं लिम्फोमा के अंदर, जो कि इस पिक्चर के अंदर दिखा रखे हैं। इसके अलावा सुप्राक्लेविकल नोड की पिक्चर आती है बच्चों। ये तो ऑर्गन अफेक्ट होने वाली कंडीशन है जो आपको बता रहा है। तो यहाँ पे हॉडकिंस स्प्रेड इन द कॉन्टेनियस मैनर एंड नियर बाय lymph node but rarely involve external site. Non-Hodgkin's lymphoma gain sometime spread non-contagious and can involve external site, skin, GIT tract और ये आपको स्किन बता रखा है। WBC that mainly live and lymph node move through the blood lymphatic system. ट्यूमर derived from the lymphocyte, B और T lymphocyte का ट्यूमर होता है ये लिम्फोमा। इसके अलावा आपका जो है हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस का, हालांकि मैंने आपको ये पिक्चर पूरा वेरियस करके बता दिया। यूजुअली ओनली सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड रहता है और इसमें बी और टी दोनों रहते हैं। कॉमन फीचर्स पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, सिम्टम प्यूराइटिस होता है, मरीज को रीड स्टीनबर्ग पैटर्न देखने को मिलता है। ये भी बहुत खास बातें हैं आपके हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा की, तो ये भी आप देख सकते हैं। वैसे तो आपने सारा फर्क लिख दिया है, पिक्चर देखनी थी कि हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस की पिक्चर कैसी होती है। सुप्राक्लेविकल नोड होता है अफेक्ट इसके अंदर मेनली। लिम्फोमा की पिक्चर चाहिए अपने को। ये सुप्राक्लेविकल नोड दिख रहा है, ये लिम्फोमा है। और सुप्राक्लेविकल मोस्ट कॉमन साइट किसकी थी? हॉडकिंस की थी। किसकी थी? हॉडकिंस। ये आप देख पा रहे हो क्लेविकल बोन के ऊपर आपको पिक्चर दिख रही है, ये हॉडकिंस लिम्फोमा की है। हॉडकिंस की मोस्ट कॉमन साइट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं नॉन हॉडकिंस यहाँ नहीं होगा। नॉन हॉडकिंस तो मल्टीपल जगह हो सकता है। किधर हो सकता है? मल्टीपल जगह। तो ये नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा है, मोस्ट कॉमन साइट उसकी है। लेकिन आज के सेशन को बच्चों देते हैं विराम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्किन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और जेनिटल ऑर्गन के कैंसर को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।